सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं पूरी की पूरी चैप्टर की रीडिंग नहीं करूंगा। जहां पर इस चैप्टर को रीड करने की ज़रूरत होगी मैं वहां पर रीड करूंगा। बाकी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, मतलब आपको एक्सप्लेन करके इसको दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। यहाँ पर हम रूलर और बिल्डिंग्स के बीच में जो रिलेशन है उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ। ये देखिए पेज नंबर 60 के ऊपर आपको फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आपको कुतुब मीनार के बारे में बताया गया है। कुतुब मीनार जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार है। तो कुतुब मीनार को अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो है इस तरह से 5 इसके अंदर स्टोरी आती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आपने कुतुब मीनार को सामने से नहीं देखा है तो आप कुतुब मीनार की रियलिटी को नहीं जानते हो। अगर आप कुतुब मीनार को बिल्कुल सामने से देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये कुतुब मीनार का बिल्कुल बेस यहाँ पर बताया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस तरह से है 1 2 3 4 5। तो ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है, ये लास्ट वाला पार्ट हमें दिया हुआ है। जो बेस वाला ये पार्ट है ये वाला हमें दिया हुआ है। तो कुतुब मीनार को जब हम सामने से देखेंगे, मतलब बिल्कुल उसके नज़दीक जाकर हम देखते हैं जब, तो हमें देखने को मिलता है कि इसके ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से जो है इंस्क्रिप्शंस है, काफ़ी अच्छी तरीके से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की हुई है। अगर आप यहाँ पर देखो लास्ट वाले इस बेस के ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक बालकनी दिखाई देगी कुतुब मीनार के। ये देखिए एक छोटी सी बालकनी है। उस बालकनी के नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखिए किस तरह से छोटे छोटे यहाँ पर आर्क्स बने हुए हैं जिनको कि मेहराब भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इनको आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये जो है इसको सजाने के लिए छोटी छोटी आर्क्स को बनाया गया है। आर्क्स मतलब मेहराब। ये आर्क्स क्या होती है या मेहराब क्या होती है ये थोड़ी देर बाद हम आगे देखेंगे। तो बस आप अभी आपको यही देखना है कि छोटी छोटी आर्क्स बनी हुई है। और उसके नीचे अगर हम देखें, इन आर्क्स के नीचे अगर हम आए तो हमें इस तरह से इंस्क्रिप्शन जो है देखने को मिल जाती है। अब इंस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है? इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, या मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टोन का पीस है या कुछ भी कोई मेटल का पीस है, उसके ऊपर लिखना, उसको हम कहते हैं उसके लिख। जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से कोई स्टोन है, उसके ऊपर आपने कुछ लिख लिया है, या कोई प्लेट है हमारे पास किसी मेटल की, उसके ऊपर हमने कुछ लिख लिया है, तो ये इंस्क्रिप्शन है। उसको हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन है। तो ये भी यहाँ पर देखिए इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है? इंस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पर देखिए ये अगर आप कुतुब मीनार को देखोगे तो इसमें जो है बिल्कुल सर्कल में नहीं है। ये जो दीवार है ये बिल्कुल सर्कल में नहीं है। यहाँ पर एंगल एंगल बने हुए हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से, 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 इस तरह से। तो इनके ऊपर लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, काफ़ी टफ वर्क होता है। अगर आपको इनके ऊपर बहुत ही सफाई के साथ, बहुत ही सफाई के साथ साथ अगर आपको इनके ऊपर लिखना है इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये बताता है कि उस टाइम के जो वर्कर थे वो कितने स्किल्ड थे। आजकल जो है ये एक टेढ़ी खीर होती, लेकिन उस वक्त जो है लोगों ने इस कार्य को किया हुआ है। और देखिए कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पर इंस्क्रिप्शन को इन्होंने यहाँ पर खुदवाया हुआ है इसके ऊपर। और एक और बात यहाँ पर देखिए, एक ये आपको कहा गया है, ये नीचे देखिए, व्हाट वुड वी हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ अ बिल्डिंग लाइक द कुतुब मीनार ऑन ऑब्जर्व इन द 13th सेंचुरी। अगर आज से 800 साल पीछे अगर हम चले जाएं तो बहुत कम ऐसे स्ट्रक्चर होते थे, बहुत कम ऐसे जो है अ, हम कह सकते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर होते थे जो कि स्टोन के साथ बने होते थे। छोटे स्टोन, छोटे जो हमारे पास बिल्डिंग्स थी वो तो बनी होती थी, लेकिन बहुत बड़े बड़े इस तरह के मॉन्यूमेंट जो है पहले बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे। अब इमेजिन करके देखिए जिस टाइम जो है पत्थर से इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं बनते थे, उस समय जो है इतना बड़ा कुतुब मीनार देखने में आया, मतलब अस्तित्व में आया, तो लोगों को उसको देख के जो है कितना आश्चर्य हुआ होगा। मतलब लोग कितने सरप्राइज हुए होंगे इसको देख के। जबकि पत्थर से छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स भी नहीं बनते थे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर भी नहीं बनते थे। उस वक्त जो है कुतुब मीनार, इतना बड़ा कुतुब मीनार जो है स्टोन के साथ बन के तैयार हो गया। तो लोगों के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुतुब मीनार के बारे में कुछ और भी कहा गया है। यहाँ पर देखिए, द कुतुब मीनार इज़ द 5 स्टोरीज हाई, मतलब इज़ 5 स्टोरीज हाई, मतलब ये 5, मैंने क्या कहा, इसमें 5 मंजिलें हैं। जैसे इस तरह से स्टोरी मतलब मंजिल है ना। ये नीचे वाली 1, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, और ऊपर वाली ये 5 हो गई। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कुतुब मीनार है ये किसने बनाया है? ये रूलर्स ने बनाया है।
ये राजा महाराजाओं ने बनाया है। लेकिन आपको बता दूं, इसका निर्माण सिर्फ एक राजा के द्वारा नहीं हुआ है, मतलब एक किंग ने इसको नहीं बनाया है, इसको दो किंग ने बनाया है। मतलब स्टार्ट तो किसी दूसरे किंग ने किया था, लेकिन इसको कंप्लीट किसी दूसरे किंग ने किया। यहाँ पर देखिए, द कुतुब मीनार इज 5 stories हाई, द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर इट्स 5 फर्स्ट balcony, द फर्स्ट फ्लोर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर देखिए, जो इसको मतलब इसकी वर्किंग जो है, इसको स्टार्ट किसने किया था, वो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। एंड द रेस्ट बाय इल्तुतमिश, और जो रेस्ट वाला जो काम किया था, मतलब बाकी का जो बचा हुआ काम था, वो किसने कंप्लीट किया, वो जो है इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। मतलब जो फर्स्ट वाली ये वाली स्टोरी थी, फर्स्ट स्टोरी ये तो कंप्लीट की थी, मतलब स्टार्ट किया था काम करना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कंप्लीट किसने किया, इसको कंप्लीट किया इसने, इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया। ये दोनों जो है दिल्ली सल्तनत के राजा थे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर क्या दिखा है। यहाँ देखिए, ओवर द ईयर्स इट वाज डैमेज्ड बाय लाइटिंग एंड अर्थक्वेक एंड repaired by अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। अब देखिए, ये कुतुब मीनार जो है काफ़ी लंबी है। समय समय पर क्या होता है, ये इस नेचुरल डिज़ास्टर के कारण जो है इसको काफ़ी क्षति भी पहुंचती आई। जैसे कई बार लाइटनिंग हो जाती है, मतलब बिजली इसके ऊपर गिर जाती है, कई बार भूकंप के झटके आ जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कई बार इसको काफ़ी डैमेज भी पहुँचता है। तो हमारे जो पुराने रूलर्स है, मतलब जिसने इनको बनाया, मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक और जो इल्तुतमिश थे, उन्होंने तो उसको बना के रख दिया था, लेकिन वक्त पर इसमें जो है कई तरह से डैमेज भी आते रहे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बाद जितने भी सुल्तान आते हैं, या जितने भी सम्राट आते हैं, या जितने भी किंग आते हैं, उन्होंने भी इसके कंस्ट्रक्शन का जो है विशेष ख्याल रखा। मतलब उन्होंने भी इसका कंस्ट्रक्शन किया। जैसे यहाँ पर देखिए, बहुत सारे राजा यहाँ पर दिए हुए हैं जिन्होंने कि इसका जो है रिपेयर किया, इसकी रिपेयरिंग में उन्होंने विशेष योगदान दिया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। यहाँ देखिए, द फर्स्ट वॉर, अब यहाँ पर देखिए इस वाले पैराग्राफ को हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, बिटवीन द 8th एंड द 18th centuries, king and their officers built two kind of structures. द फर्स्ट वर फोर्ट्स पैलेसेस। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो टाइम था, मतलब 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो टाइम था, उसके अंदर जो किंग होते थे, उन्होंने दो टाइप्स के जो है स्ट्रक्चर्स को बनाया। पहले टाइप के स्ट्रक्चर तो वो ऐसे बनाते थे, वो अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए उनको करते थे। मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स वो बनाते थे जिनसे उनको खुद को फ़ायदा होता था, मतलब जिससे उनको खुद को सेटिस्फैक्शन होता था। और दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर वो ऐसे बनाते थे जिनसे पब्लिक का सेटिस्फैक्शन हो। मतलब 8 से लेकर 18th सेंचुरी तक राजाओं ने जो है दो टाइप के स्ट्रक्चर बनाए। पहले स्ट्रक्चर कैसे होते थे, जिनसे राजाओं को सेटिस्फैक्शन होता था, और जो दूसरे टाइप के स्ट्रक्चर थे, उनमें जो है कैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, उनमें ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाते थे जिनकी कि पब्लिक की सेटिस्फैक्शन हो। जैसे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर कैसे होते थे, जैसे मान लीजिए महल बना दिया, या खुद ने सम्राट ने खुद के लिए अपने किसी पूर्वज का मकबरा बना दिया। इस तरह से मतलब कोई पर्सनल चीज़ बनाएगा सम्राट, जैसे महल तो किसके लिए होगा, महल तो राजा के लिए होगा, उससे उसकी सेटिस्फैक्शन हो रही है। एक और तो इस तरह के स्ट्रक्चर होते थे, लेकिन दूसरी तरह उन्होंने जो है पब्लिक स्ट्रक्चर्स भी बनाए। जैसे मान लीजिए मंदिर बनाया उन्होंने, मस्जिद बनाए उन्होंने, दूसरे बावड़ियाँ उन्होंने बनाई। तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते थे जिनसे कि पब्लिक का सेटिस्फैक्शन होता था। तो हम देखते हैं कि 8 से 18 तक की जो सेंचुरी थी, 8 से 18 सेंचुरी तक का जो टाइम था, उसके अंदर जो है दो टाइप के हमारे पास स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द फर्स्ट वर फोर्ट्स, पैलेसेस, गार्डन, रेजिडेंसीज एंड टॉम्स, सेफ, प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडाइज प्लेसेस ऑफ रेस्ट। And the next, second were structures meant for public activity including temples, mosques, tanks, wells. ये मैंने जैसे आपको बता दिया, जो वही यहाँ पर चीज़ बताई गई है, जो जैसा कि मैंने आपको कहा दो टाइप के स्ट्रक्चर थे। किंग वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, किंग से जो है हमेशा ये आशा करती थी कि वो जो है सब्जेक्ट से जो है हमेशा उनकी केयर करे सब्जेक्ट की। तो यहाँ सब्जेक्ट किसके लिए कहा गया है, सब्जेक्ट यहाँ पर लोगों के लिए कहा गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, जो आम पब्लिक है उसके लिए यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड का यूज़ हुआ है। मतलब किंग से ये आशा की जाती थी कि वो सारी की सारी प्रजा का ख्याल रखेगा, इसीलिए वो जो है मंदिर बनाता था, मस्जिद बनाता था, बावड़ी बनाता था, कुएं बनाता था, इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो बनाता था।
एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। अब देखिए वो क्यों बनाता था राजा, जैसा कि मैंने आपको कहा जितने भी राजा थे वो जो है इस तरह के पब्लिक जो है चीज़ें बनाते रहते थे, पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें बनाते रहते थे। इससे क्या होता था, इससे जो है राजा के प्रति लोगों की निष्ठा बनी रहती थी, मतलब राजा की वो प्रेज करते रहते थे। फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। अब सिर्फ और सिर्फ राजा ने ही जो पब्लिक इंटरेस्ट के जो स्ट्रक्चर होते थे सिर्फ राजा नहीं बनाया। अब बहुत सारे व्यापारी ऐसे होते थे, व्यापारी मतलब जो व्यापार करते हैं, मर्चेंट्स जो होते हैं, तो उनके पास बहुत सारा पैसा होता था, तो वो भी क्या करते थे, पब्लिक इंटरेस्ट की कई बार चीज़ें बनाते थे, जैसे मॉस्क हो गया, टेम्पल हो गया, इस तरह की भी कई तरह की चीज़ें ये बनाते थे। दे बुल्ड टेम्पल, मॉस्क एंड वेल्स। हाउएवर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, लार्ज मेंशंस, हवेलीज ऑफ मर्चेंट्स हैज सर्वाइव्ड ओनली फ्रॉम 18th सेंचुरी। लेकिन इसकी जो शुरुआत हम देखते हैं, मतलब इसके जो प्रत्यक्ष साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, मतलब इसके जो हमें प्रूफ मिलते हैं वो हमें 18th सेंचुरी से ही देखने को मिलते हैं। उससे पहले जो है वो जो है हमें उतने देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि बनाया तो इन्होंने बहुत सारे थे, जो मर्चेंट्स थे, जो अमीर लोग होते थे, उन्होंने बहुत सारे पुराने ज़माने में भी जो है कई तरह के मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, कई तरह के स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए थे, लेकिन उनमें से ज़्यादातर आज जो है ख़त्म हो चुके हैं। मतलब वो ढह चुके हैं या किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से वो ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ 18th सेंचुरी के बाद के जो स्ट्रक्चर बचे हैं सिर्फ वही हमारे पास आज उपलब्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंजीनियरिंग स्किल एंड कंस्ट्रक्शन। सो इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसको हम पढ़ लेते पहले। मॉन्यूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। जो हमारे पास पुराने मॉन्यूमेंट्स है वो हमें बताते हैं, वो हमें एक झलक देते हैं किसकी, टेक्नोलॉजी की। उस टाइम जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी उसकी वो हमें एक झलक देते हैं। टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर एग्जाम्पल। टेक something like a roof for example, we can make this by placing wooden beams or slab or of stone across four walls, but the task becomes difficult if we want to make a large rooms and an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. Between the 7th and 10th centuries, architects started adding more rooms, doors and windows to buildings. Roofs, doors and windows were still made by placing a horizontal beam across two vertical columns, a style of architecture called uh, Traviate or corbelled. Between the 8th and 13th century, the Traviate style was used in the construction of temples, mosques, tombs and in buildings attached to large stepped wells. अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है। सो गाइस, जो पुराने समय में जो इंजीनियरिंग की स्किल थी वो भी काफ़ी फ्लरिश हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जब काफ़ी पुराना टाइम था तो उस वक्त जो है ज़्यादातर जो है इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता था। इसको हम कॉर्बेल्ड स्टाइल कहते हैं। कॉर्बेल्ड स्टाइल में क्या होता है, जैसे दो हमारे पास यहाँ पर ढांचे हैं, यहाँ पर मान लीजिए दो हमारे पास पीस है, उसके ऊपर से एक हमने इस तरह से पीस डाल दिया। जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं, ये 4 दीवारियाँ हो गई हमारी। ये मान लीजिए एक इस तरह से एक कमरा मैंने बना दिया। तो यहाँ पर मान लीजिए इस साइड में अगर आप आ जाइए तो ये वाला स्टाइल है। ये वाला स्टाइल में क्या होगा, एक हमारे पास यहाँ पर है, एक खंबा यहाँ पर है, एक खंबा यहाँ पर है, उसके ऊपर तीसरा खंबा इस तरह से हॉरिजॉन्टल में आ जाता है। तो इस स्टाइल को हम कहते हैं कॉर्बेल्ड स्टाइल। इस स्टाइल को हम क्या कहते हैं, कॉर्बेल्ड स्टाइल। मतलब जिसमें दो वर्टिकल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्बेल्ड स्टाइल। पहले तो इसी का यूज़ किया जाता था, कॉर्बेल्ड स्टाइल का यूज़ किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ जो है इस कॉर्बेल्ड स्टाइल में जो है काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है इस कॉर्बेल्ड स्टाइल में जो है कितनी यहाँ पर जो है चेंजेस आ चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल ये इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। अब आप यहाँ देखोगे कि इस तरह से छोटी सी आर्क बननी स्टार्ट हो गई है। इस तरह से यहाँ पर देखिए इस तरह से आर्क बननी स्टार्ट हो गई, मतलब ये वाला हिस्सा मोटा हो गया है। अब इसको अगर आप देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को आप देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको अगर आप देखो तो अब देखिए ये सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी मोटाई यहाँ और यहाँ से बढ़ गई है, मतलब इस तरह से इसके अंदर जो है आर्क बननी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया वैसे वैसे जो है लोगों के अंदर जो है
नई नई स्किल्स और नई नई टेक्नोलॉजीज जो है उनके अंदर डेवलप हो रही है। और यहाँ पर देखिए अब जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है वो भी आगे 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 जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे जो है मॉडिफाई होता जा रहा है। मतलब अब सिंपल जो है हमारे पास कॉर्बेल्ड स्टाइल नहीं है, उसके अंदर भी हमें अब मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा जैसे जैसे समय गुजर रहा है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल कॉर्बेल्ड स्टाइल नहीं है, इसके अंदर जो है छोटी सी आर्क बननी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे समय और गुजरेगा तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है और मॉडिफिकेशन आती जाएगी, वो हम आगे देखेंगे चैप्टर के अंदर। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। मतलब अर्ली 11th सेंचुरी के अंदर टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन था वो किस किस तरह से होता था यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें उस वक्त के जो है टेम्पल्स को समझना पड़ेगा। हालांकि इस दौर से जो टेम्पल चले आ रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का स्टाइल उस वक्त का था वो आज तक जो है चला आ रहा है। अब अगर हम देखें तो आजकल भी जो है ज़्यादातर टेम्पल हमें इसी स्टाइल के देखने को मिलते हैं। अभी ये तो हमें बाहर से दिख रहा है, बाहर से देखिए जिस तरह से ये हमें देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्पल के अंदर जो ये वाला स्टाइल, अब टेम्पल भी जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। जब ये जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। बस आप यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इतना देख लो कि जो टेम्पल होते हैं, इस टाइप के जो टेम्पल होते हैं वो जो है उसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं। कई पार्ट कैसे होते हैं यहाँ पर देखते हैं ज़रा। इस टेम्पल को अगर हम देखें तो इसमें एक ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है, एक हमें ये वाला पार्ट दिख रहा है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये वाला पार्ट इस तरह से है, ये वाला पार्ट इस तरह से, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं गर्भगृह। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आपको गुंबद दिख रहा है, ये वाला जो ऊपर को आपको दिख रहा है इस तरह से, ये पिरामिड आपको दिख रहा है ऊपर पिरामिड स्टाइल से, तो इसको हम कहते हैं शिखर। इसको हम कहते हैं शिखर। इसको क्या कहा जाता है? शिखर कहा जाता है। शिखर के ऊपर इस तरह से एक गोल पत्थर यहाँ पर होता है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है कलश होता है, उसके ऊपर कलश रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और जो ये शिखर के नीचे वाला जो ये कमरा होता है जिसके अंदर मूर्ति रखी जाती है उसको कहते हैं गर्भगृह। उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह। गर्भगृह में देवता की मूर्ति रखी जाती है। जो देवता होगा उसकी मूर्ति कहाँ रखी जाती है? गर्भगृह में। मतलब यहाँ वाला जो पोर्शन है, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये है गर्भगृह। यहाँ पर जो है देवता की मूर्ति रखी जाती है। इसके आगे क्या होता है फिर? इसके आगे इस तरह से है, अगर हम यहाँ पर देखिए, देखो इसको, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मंडप, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद एक और मंडप है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद एक और मंडप है। तो इस तरह से होता है जो ये वाला टेम्पल्स है इनका आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पीछे दिया गया है आपको, इसको कहेंगे गर्भगृह, जो ये वाला है, ठीक है। और उसके ऊपर जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। और जो ऊपर यहाँ पर रखा हुआ होता है इसको क्या कहते हैं? इसको कलश कहते हैं। एक कलश आपको दिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अभी वो आपके काम की नहीं है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इसको जो है पढ़ते जाओगे। अब इसके आगे जब हम जाते हैं तो जितने भी यहाँ पर इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे, ये छोटे छोटे, अब देखिए छोटे छोटे शिखर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। हालांकि इनको शिखर नहीं कहते, जो मेन होता है उसी को शिखर कहते हैं। लेकिन ये वाले जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे शिखर ही इनको कह सकते हैं। तो इनको हम, इनके नीचे वाले जो कमरे होते हैं, इनके नीचे वाले जो आपको यहाँ पर रूम दिख रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं मंडप, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? मंडप। यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग, जैसे कोई भजन कीर्तन हो गया या कोई अनुष्ठान हो रहा है तो वो यहाँ पर होगा। कोई यज्ञ हो रहा है, कोई भजन कीर्तन हो रही है तो वो यहाँ पर होगा, मंडप के अंदर होगा, ठीक है। अंदर क्या होगा? अंदर सिर्फ भगवान की मूर्ति होगी, अंदर पुजारी होगा, और कोई अगर कोई खास काम है तो भी यहाँ पर लोग जो है एंटर कर सकते हैं, वरना जो है वो यहीं से ही दर्शन करते हैं, बाहर से ही। सो ये आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से जो है 11th सेंचुरी के अंदर जो है टेम्पल का आर्किटेक्चर का जो है स्टाइल उभरने लगता है। मतलब उस समय से ही जो इस टाइप के जो हम टेम्पल देखते हैं उसी समय से जो है उभरने स्टार्ट हुए थे। और आज हम देखते हैं कि आज भी जो है कहीं ना कहीं इसी तरह के टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द कोई टेम्पल है तो आप भी इसको ज़रूर ऑब्जर्व करना, सबसे पहले आपको दिखेगा। अब देखिए ज़्यादातर टेम्पल इतने कॉम्प्लेक्स टाइप के नहीं होते। जो हमारे साइड में जो टेम्पल होते हैं, जो ज़्यादातर टेम्पल आप देखते हैं उसमें इसी तरह से हम देखते हैं। एक उसमें इस तरह से होता है, ठीक है, एक इस तरह से होता है, और इसमें एक उसमें इस तरह से होता है, कोई इस तरह से। मतलब छोटे, हमारे वहाँ पर इतने कॉम्प्लेक्स टेम्पल नहीं होते हमारे इलाके में। ज़्यादातर इलाकों में कैसे होते हैं? सिंपल टाइप के हमें जो है ये जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। टेम्पल का जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो हमें सिंपल ही देखने को मिलता है। जैसे इस तरह से हो गया, देखिए एक इस तरह से हो गया, इस तरह से, और आगे इस तरह से। इस तरह के टेम्पल भी हम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? जहाँ पर देवता की मूर्ति अंदर होती है उसको हम कहेंगे गर्भगृह। इसके ऊपर जो होता है इसको हम कहते हैं शिखर, ठीक है। और शिखर के ऊपर क्या होता है? यहाँ पर मंडप होता है। सॉरी, शिखर के ऊपर क्या होगा? यहाँ पर कलश होता है। शिखर के ऊपर क्या होगा? कलश। यहाँ पर एक गोल पत्थर और भी होता है, इनके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके आगे वाला जो ये वाला एरिया होता है,
ये सिंपल एक रूम भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इसी तरह से हो, ये सिंपल एक रूम भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, इसको हम मंडप कहेंगे। सो यहाँ पर देखिए, अब इसको पढ़ते हैं, अब आपको इजीली जो है समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका एक नक्शा दिया हुआ है इस टेम्पल का, मतलब अगर हम यहाँ से इसको काट लें, यहाँ से इसको काट लें, अगर हम ऊपर से इसको देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। मतलब यहाँ पर ये हमारे पास गर्भगृह है, ये हमारे पास मंडप है, ठीक है, और ये हमारे पास छोटे छोटे मंडप और है। तो इस तरह से है ये। यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब क्या क्या है इसमें दिया हुआ। द कंदरिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेवा, ठीक है। तो ये किसने बनाया था, धंगदेवा ने बनाया था। कौन सा टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, ठीक है। किसने बनाया था, धंगदेवा, ठीक है, ऑफ द चंदेला डायनेस्टी। ये किस डायनेस्टी का से संबंध रखता था, चंदेला डायनेस्टी का एक राजा था धंगदेवा, इसने जो है कंदरिया महादेव टेम्पल को बनाया था। 3B इज द प्लान ऑफ द टेम्पल, पहले वाला ये प्लान बताया हुआ टेम्पल का, मतलब इसका जो नक्शा था वो बताया हुआ है। एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल वेयर डांस वर परफॉर्म्ड, द इमेज ऑफ द चीफ डिटी वॉज केप्ट इन द मेन श्रेन। गर्भगृह, जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए गर्भगृह जो मेन जो मूर्ति होती है वो कहाँ रखी होती है, गर्भगृह में रखी होती है, ठीक है। और बाकी एन और द इमेज ऑफ द चीफ डिटी वॉज केप्ट इन द मेन श्रेन गर्भगृह। This was the place for the ritual worship where only the king, his immediate family and priests gathered. The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. The temple were decorated with elaborately कार्व स्कल्पचर्स। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, जो गर्भगृह होता है वहाँ पर जो है आम लोगों की एंट्री नहीं हो पाती थी। अब तो हालांकि सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, लेकिन पहले वाले जो टेम्पल होते थे उनमें ज़्यादातर रूलर क्या करते थे, इस गर्भगृह के अंदर जो है कॉमन पीपल को जो है एंट्री नहीं देते थे। यहाँ पर पुजारी रहते थे, मतलब पुजारी यहाँ पर अंदर जाने की एंट्री थी पुजारियों को। उसके बाद जो राजा लोग थे और उनके जो सगे संबंधी थे वही यहाँ पर जा सकते थे, और जो बाकी वाले लोग थे वो मंडप तक ही सीमित रहते थे और मंडप से ही जो है दर्शन करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 11वीं सेंचुरी से जो है किस तरह से हम जो है टेम्पल का एक नया स्टाइल जो है उभरता हुआ देख रहे हैं। इससे पहले अगर हम देखें, 11वीं सेंचुरी के पहले अगर हम देखें तो इस तरह के टेम्पल नहीं होते थे। वो जो है अलग अलग टेम्पल तो होते थे, लेकिन वो उनका स्टाइल अलग अलग होता है। इस स्टाइल के जो भी हम टेम्पल देखते हैं वो 11वीं सेंचुरी या 11वीं सेंचुरी के बाद ही जो है फ्लरिश होना स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी इसको आप खुद पढ़ सकते हो, आप इसको भी आप खुद ही पढ़ सकते हो। इसमें भी यही बताया गया है। जो ये वाला है ये भी ये इसका विमान है। हालांकि टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे, अब इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो आप बस आप इतना देख लीजिए। ये वाला हमने डिस्कस कर लिया। तो ये वाला हमारे पास द्रविडियन स्टाइल में ये बना हुआ है हमारे पास। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि इसी तरह से स्ट्रक्चर है। जो नीचे है हमारे पास, इसको हम गर्भगृह कहेंगे, इसको हालांकि विमान कहते हैं। आप इसको शिखर या विमान, ये विमान और शिखर में नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गर्भगृह ही कहेंगे क्योंकि ये सबसे पीछे है, उसके आगे मंडप आता है, ठीक है, और बाकी इसी तरह से चलता रहेगा। हालांकि थोड़े थोड़े डिफरेंस जो है टेम्पल के अंदर आते जाएंगे। यहाँ पर देखिए, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस बिटवीन द शिखर ऑफ द टू टेम्पल्स? कैन यू मेक आउट द शिखर ऑफ द राजेश्वरा टेम्पल इज ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ द कंदरिया महादेव। अब यहाँ पर देखिए, इसका जो शिखर है, सेकंड वाले का जो शिखर है, वो पहले वाले शिखर से मतलब दुगनी जो है इसकी हाइट है, पहले वाले शिखर से इसकी दुगनी हाइट है। मतलब जो पहले वाला टेम्पल है इससे यहाँ पर हमारे पास दुगनी हाइट का जो है टेम्पल बन चुका है। तो आप देख सकते हो कि 11वीं सेंचुरी में किस किस टाइप के जो है यहाँ पर टेम्पल बन गए हैं। और एक बात यहाँ पर देखने लायक है, अब ये तो आपको पता लगे कि किस तरह के टेम्पल बनते थे, आप देख सकते हैं कि इस तरह से थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखो, इस वाले टेम्पल को अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा स्टोन दिखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ा स्टोन है ये, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 90 टन का ये स्टोन है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली कितने टन का स्टोन है, 19 टन का स्टोन है। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये पत्थर से बना हुआ, ये पत्थर है, स्टोन मतलब ये पत्थर है। तो इतने बड़े पत्थर को उस वक्त में जब कोई क्रेन नहीं थी, अब देखिए ये टेम्पल कब बना हुआ, ये टेम्पल अप्रॉक्सीमेटली 800-900 साल पहले बना हुआ है। तो उस वक्त ना तो कोई क्रेन थी, ना तो कोई मशीनरी थी, तो उन लोगों ने कैसे इतने बड़े पत्थर को जो है यहाँ तक पहुँचाया हुआ है, ये एक सोचने वाली बात है। अब यहाँ से ये तो टेम्पल तो यहाँ से बनते यहाँ तक पहुँचाए। अब इस पत्थर को यहाँ पर रखना है, तो इतने बड़े पत्थर को यहाँ तक लिफ्ट कैसे करेंगे?
तो इसको लिफ्ट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, इसलिए उन लोगों ने एक अलग ही स्टाइल अपनाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक रास्ता बनाया, कहाँ तक, इसके शिखर, इसके जो ये टॉप है यहाँ तक एक, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आप, मान लीजिए ये एक गर्भगृह है, इसके ऊपर जो है इस तरह से शिखर है, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए मुझे क्या लगाना है, ये वाला पत्थर लगाना है, ये मतलब इतना बड़ा ये वाला जो पत्थर है ये मैंने यहाँ पर लगाना है, ठीक है, ब्लू कलर से लगाना है। अब मान लीजिए ये पत्थर अभी नहीं लगा है, ये अभी मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है, ठीक है। मान लीजिए ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको इस मंदिर के ऊपर मुझे ये वाला जो स्टोन है, ये मान लीजिए ये ब्लू कलर का ये स्टोन है, ठीक है। इस स्टोन को मुझे यहाँ पर पहुँचाना है, इस मंदिर के टॉप पर। तो मैं कैसे इसको पहुँचाऊंगा? तो उस वक्त ना तो कोई क्रेन थी, ना तो कोई मशीनरी थी, ठीक है। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, एक रास्ता बनाया। कहाँ से कहाँ तक, मतलब इस तरह से उन्होंने एक रास्ता बना दिया, कहाँ तक, यहाँ तक इसने उन्होंने रास्ता बना दिया, ठीक है। इस तरह से इस मंदिर की एक तरफ को मिट्टी से उन्होंने जो है इस तरह से रास्ता बना दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, इसको धकेलते 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 यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। और जब यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया, इस स्टोन को, ये वाला जो स्टोन को एस्टेब्लिश कर दिया गया, तो उसके बाद इस रोड को जो है यहाँ से खाली किया गया और इस मिट्टी को, सारी की सारी मिट्टी यहाँ से निकाली गई और इसको जो है इस तरह से खाली करके हम देखते हैं कि इस तरह से ये स्टोन जो है कहाँ पहुँच गया, ये लिफ्ट हो गया। कहाँ लिफ्ट हो गया? टॉप तक जो है ये लिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पुराने ज़माने के भी जो लोग होते थे वो किस तरह से जो है दिमाग का यूज़ करते थे और विदाउट कोई टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, फिर भी उन्होंने जो है इतने 19 टन के एक स्टोन को जो है मंदिर के टॉप तक पहुंचाया। अब यहाँ पर देखिए कितनी ऊंचाई तक उन्होंने इसको पहुंचाया है। सो इसको आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, द टू टेक्नोलॉजीज एंड स्टाइलिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th century. The weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried out by arcs. The architectural form called arcuate. Compare figure 2a and 2b with figure 5a and 5b. अब यहाँ पर देखिएगा, अब जैसा कि मैंने आपको कहा पहले, जो हमारे पास पहले वाला जो स्टाइल था, इसमें यहाँ पर देखिए अब इसको और इसको, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो इसको पहले वाले स्ट्रक्चर पर पहले हम आते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए, ये वाला जो कॉर्वेल्ड स्टाइल हमारे पास था, इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर दो इस तरह से थे। पहले हमारे पास इस तरह का स्टाइल होता था पुराने ज़माने में, उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद छोटी छोटी आर्क बनने लगी, इस तरह से आर्क बनने लगी थी, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुराने टाइम के जो हमारे पास स्ट्रक्चर होते थे उनमें क्या होता था, उनमें आर्क के ऊपर ज़्यादा वजन नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो हम देखेंगे कि इस आर्क के ऊपर वजन बढ़ता जाएगा। मतलब क्या, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी कम वजन है, लेकिन जब बाद के वाले स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें हमें इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलेंगे, इस तरह के। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर काफ़ी कम वजन होता था, लेकिन बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा वजन भी होने लगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही कहा गया है, इस पैराग्राफ में आपको यही कहा गया है, इस पैराग्राफ में आपको यही कहा गया है। ये वाला देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको कंपेयर करने के लिए कहा गया है, कंपेयर फिगर 2a एंड 2b। अब देखिए ये जो ऊपर हमने देखा 2a एंड 2b, ये वाला जो हमने देखा, इसको आप ध्यान से देखिए, 2a एंड 2b, यहाँ पर देखिए काफ़ी कम वजन है इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कम वजन है। इसको हमने देखा, इसको हम देखते हैं अब यहाँ पर, तो इसमें देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वजन डाला हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे समय गुजर रहा है तो वैसे वैसे जो है काफ़ी मॉडिफिकेशन आ रही है आर्किटेक्चर के स्टाइल में भी। और दूसरा यहाँ पर एक काट लगाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखिए, अ ट्रू आर्क, द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफॉर्म द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर टू वेस्ट ऑफ द आर्क। अब एक बात और है, जितना हैवी हम ऊपर से ऑब्जेक्ट डालते हैं, जितना ऊपर मान लीजिए जितना ज़्यादा हमने यहाँ पर करना है, जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वेट यहाँ पर होगा, उतना यहाँ पर मुझे ये सर्कुलर करना पड़ेगा, उतना यहाँ पर इसको गोल करना पड़ेगा, उतना यहाँ पर इसको गोल करना पड़ेगा। गोल क्यों करना पड़ेगा? मान लीजिए ये जो है मैं इसको सीधा रखता हूँ, अगर मैं सीधा रखता हूँ, इसको गोल नहीं करता, तो यहाँ पर जो है इसका वेट काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हो जाएगा और इसका बैलेंस बिगड़ सकता है, ठीक है। तो जितना वेट हम ऊपर डाल रहे हैं उतना इसको नीचे भी हमें सर्कुलर करना पड़ेगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए एक काट जो है यहाँ पर लगाई हुई है। अब इसको जो है और स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पर इस तरह से इसको लगाया हुआ है। यहाँ पर देखिए, द ट्रू आर्क, द की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफॉर्म द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। अब इसको जब मैंने लगा लिया यहाँ पर, तो ये सारा का सारा वेट जो है अपने ऊपर ले लेती है। कौन? ये जो हमने यहाँ पर ये काट लगाया, ये पूरा का पूरा जो है वेट जो है अपने ऊपर ले लेगा।
तो दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या है, लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट। अब देखिए पहले ज़माने में कोई सीमेंट नहीं था, लेकिन उनके जो है अपने देसी जुगाड़ से ही वो जो है काम चलाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है तो वैसे वैसे यहाँ पर देखिए क्या क्या हो रहा है, लाइमस्टोन सीमेंट, जो लाइमस्टोन सीमेंट होता है उसका यूज़ करना उन्होंने सीख लिया है। लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, अब जो है ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में लाइमस्टोन जो है सीमेंट का यूज़ होता है। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, ये जो है बहुत ही हाई क्वालिटी का सीमेंट है। विच व्हेन मिक्सड विद स्टोन, जिसको कि जब हम स्टोन के पीसीस के साथ मिक्स करते हैं तो ये काफ़ी एक हार्ड कॉन्क्रीट बनाता है। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर एंड फास्टर, इससे जो क्या हुआ, जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे उनका बनाना जो है, उनका बनना जो है काफ़ी, बनने में काफ़ी स्पीड आई, मतलब काफ़ी इंक्रीजिंगली वो जो है बनने जो है शुरू हुए। टुक अ लुक एट द कंस्ट्रक्शन इन फिगर 6, आप फिगर 6 के अंदर एक कंस्ट्रक्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको आप देख सकते हो, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पर भी एक आपको देखा, देखिए ट्रू आर्क, यहाँ पर देखिए फिगर 2 के अंदर एक ट्रू आर्क आपको दी हुई है। ट्रू आर्क डिटेल फ्रॉम द अलाई दरवाज़ा अर्ली 14th सेंचुरी कुआवत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली, जो कुआवत अल इस्लाम मॉस्क है दिल्ली की, वो यहाँ पर बताई हुई है। देखिए यहाँ पर एक ट्रू आर्क यहाँ पर बताई हुई है, मतलब काफ़ी इसको सर्कुलर किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको कहा इसके ऊपर काफ़ी वेट होगा ऊपर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क एंड टैंक। अब जैसा कि मैंने आपको कहा टेम्पल का आर्किटेक्चर हमने देख लिया। अब मॉस्क, टैंक, अब जितने भी मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो राजा लोग होते थे वो दो टाइप के यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर्स को बनाते थे। पहला स्ट्रक्चर तो वो होता था जो उनकी फुलफिल करता था उनके डिज़ायर को, जैसे अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए वो बनाते थे, जैसे कोई महल हो गया या कुछ और चीज़ें हो गई जो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उन्होंने बनाई। लेकिन वो दूसरी ऐसी चीज़ें भी बनाते थे जिनसे लोग भी सेटिस्फाई हो पाएँ, जैसे टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, टैंक हो गए, बावड़ी हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों को वो क्यों बनाते थे? इन चीज़ों को इसलिए बनाया जाता था ताकि लोग उनसे खुश रहे। लोग उनसे खुश रहेंगे अगर उनका राज्य जो है अच्छे तरीके से चलता रहेगा। राजा ये चाहता था कि लोगों की निष्ठा जो है उसके प्रति बनी रहे, इसलिए लोगों को जो है सेटिस्फाई करने के लिए वो अलग अलग टाइम पर जो है बिल्डिंग बनाते थे, टेम्पल बनाते थे, मॉस्क बनाते थे, बावड़ियाँ बनाते थे, कुएँ बनाते थे, ताकि लोग उनसे खुश हो सके। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, टेम्पल एंड मॉस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब जो हमारे पास टेम्पल और मॉस्क थे वो काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बनाए जाते थे, काफ़ी बारीकी से बनाए जाते थे, ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है वो क्या थे, टेम्पल और मॉस्क वो जो है एक सेंटर था जहाँ पर लोग जो है भगवान को याद करते थे, और वो जो स्थान था एक वर्शिप करने था, मतलब पूजा करने का। दे वर ऑल्सो मीन टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर, वेल्थ एंड डिवोशन ऑफ द पैट्रॉन। अब देखिए जो पुराने ज़माने में जो किंग लोग थे वो क्या करते थे, टेम्पल बनाते थे, मॉस्क बनाते थे, बहुत बड़े बड़े बनाते थे, ठीक है। तो एक तो उनका मोटिव होता था कि लोग उनसे खुश हो, दूसरा उनका मोटिव होता था कि दूसरा जो स्टेट है, मतलब जो दूसरे जो राजा है वो उनको अपनी वेल्थ दिखाते थे, मतलब अपनी पावर दिखाते थे, ठीक है। जब जिस राजा के किंगडम में, जिस राजा के साम्राज्य में जो है बहुत बड़े बड़े मंदिर होते थे, बहुत बड़ी बड़ी मस्जिद होती थी, बहुत बड़ी बड़ी बावड़ियाँ होती थी, ठीक है, तो वो जो है एक अलग ही पहचान रखता था सोसाइटी के अंदर। जो दूसरे स्टेट्स होते थे उनके सामने उसका कद जो है काफ़ी बड़ा होता था, वो अपने आप को फिर काफ़ी महान समझता था। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजा राजेश्वरा टेम्पल, एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बुल्ड बाय किंग राजराजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजराजेश्वरम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश की गई है, एक बात मैं और यहाँ पर बता दूं, जो राजा होते थे वो टेम्पल बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें और भी बनाते थे, जैसा कि मैंने आपको कहा, लेकिन ये राजा काफ़ी स्वार्थी भी होते थे। ये राजा जो है, अब यहाँ पर देखिए राजा ने जो है जिसका टेम्पल बनाया है उस भगवान का नाम देखिए क्या है, राजराजदेवा, दैट इट वॉज बुल्ड बाय किंग राजराजदेवा। जो एक किंग था जिसका नाम था राजराजदेवा, ठीक है, उसने एक टेम्पल बनाया और उस टेम्पल के अंदर भगवान किसको बनाया गया, राजराजेश्वरा। राजराजेश्वरा। अब यहाँ पर देखिए इनके नाम के अंदर कितनी सिमिलैरिटी है, कहीं ना कहीं ये किंग जो है जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वही जो है काफ़ी क्लोज है भगवान के, मतलब अपने आप को जो है भगवान के रूप में वो चित्रित करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, इसलिए इसने नाम को का जो है काफ़ी सिमिलर बनाया हुआ है, राजराजेश्वरा। अब यहाँ पर देखिए राजराजेश्वरा इसका नाम भी है और ये राजराजदेवा इसका नाम है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि काफ़ी सिमिलैरिटी जो है राजा ने जो है बनाने की कोशिश की है।
लोगों को ये बताने की कोशिश ये कर रहा है कि वो जो है गॉड के काफ़ी नज़दीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसी तरह से जब हम देखते हैं यहाँ पर देखिए, of the ruler and the god was very similar. The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god. यहाँ पर देखिए ये बोला कहा गया है उसको इसलिए कि जो अपना नाम होता था वो गॉड की तरह इसलिए रखता था ताकि जो है लोग क्या करें, लोग उसको जो है एक गॉड की तरह इसको ट्रीट करें। दो द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल दो द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजराजदेवा ऑनर्ड अनदर राजराजेश्वरम राजराजेश्वरम। अब यहाँ पर जो राजराजदेवा है, एक और बात मैं यहाँ पर बता दूँ, जो ये राजराजदेवा है या कोई दूसरे किंग, जितने भी किंग थे उस टाइम में, वो जो है एक तो उनका ये मोटिव ये होता था कि जनता को ये दिलासा दिलाना है कि वही जो है उनका सर्वोसर्वा है, मतलब वही जो है उनका भगवान है। लेकिन वो अपने ऊपर एक भगवान को और भी रखते थे, मतलब वो कहेंगे कि इस भगवान की ये मर्जी है, इस भगवान की मर्जी से मैं ये कर रहा हूँ। जैसे ये किंग है तो ये कहेगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मैं ये जो गॉड है इसकी मर्जी से कर रहा हूँ, मतलब जितने भी काम हो रहे हैं वो गॉड की वजह से हो रहे हैं। तो ये बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। The largest temple were all constructed by kings. The other lesser deities in the temples were gods and goddesses of the allies and subordinates of the ruler. The temple was a miniature model of the world ruled by king and his allies. As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they bowed the just rule of gods on earth. अब यहाँ पर देखिए, पहले तो हमने हिंदू राजाओं का देख लिया। अब यहाँ पर उसी तरह से अगर हम मुस्लिम राजाओं के बारे में देखें, यहाँ पर देखिए तो उन्होंने भी जो है काफ़ी सारे यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं, हम देखिए मुस्लिम सुल्तान्स एंड 50 डिड नॉट क्लेम टू बी इनकारनेशंस ऑफ गॉड बट पर्शियन कोर्ट क्रॉनिकल्स डिस्क्राइब्ड द सुल्तान एज द शेडो ऑफ गॉड। यहाँ पर जितने भी मुस्लिम रूलर्स हैं उन्होंने कभी भी ये जताने की कोशिश नहीं की कि वही जो है अल्लाह है, मतलब वही जो है भगवान है। लेकिन जितने भी राइटर्स थे पुराने ज़माने के, उन्होंने जो है जो पुराने मुस्लिम रूलर्स हैं उनको अल्लाह की परछाई के रूप में प्रदर्शित किया है, मतलब उन्होंने उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। इसका कारण ये भी है, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम रूलर है, मान लीजिए ये कोई राइटर है, तो उस समय जितनी भी बुक्स लिखी गई है या कोई भी इंस्क्रिप्शन अगर कोई गढ़ा गया है तो वो जो है राजा से प्रभावित रहता था। ये राइटर वही लिखता था जो राजा चाहते थे, ठीक है। तो ये राइटर क्या करते थे, ये राइटर जो है राजा की ही प्रशंसा लिखा करते थे। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो जितने भी हमारे पास पुराने जो ये मुस्लिम राइटर्स थे, वो उन्होंने जो है जो राजा होता था उसको जो है गॉड की परछाई के रूप में, मतलब अल्लाह की परछाई के रूप में जो है उनको चित्रित करने का जो है प्रयास किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते, देखिए इस तरह से मुस्लिम सुल्तान, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, एन इंस्क्रिप्शन इन कुवैत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन्ड दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज किंग बिकॉज ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसिस एंड सुलेमान। अब देखिए यहाँ पर एक राइटर ने यहाँ पर लिखा है कुवैत अल इस्लाम में, ठीक है। क्या लिखा है उसने ये लिखा है कि जो अलाउद्दीन के जो हमारे पास अलाउद्दीन है, ठीक है, एज अ किंग बिकॉज एन इंस्क्रिप्शन इन कुवैत अल इस्लाम मॉस्क एक्सप्लेन्ड दैट गॉड चूज अलाउद्दीन एज अ किंग। अब यहाँ पर ये देखिए ये राइटर क्या लिख रहा है, गॉड ने जो है अलाउद्दीन को जो है चूज किया है, मतलब अल्लाह ने जो है अलाउद्दीन को चूज किया है, क्या करने के लिए, ही हैड द क्वालिटीज ऑफ मोसिस एंड सुलेमान। उसने उसको जो है राजा बनाना चाहिए अलाउद्दीन को, क्योंकि अल्लाह ने ये कहा हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मोसिस और सुलेमान दोनों की क्वालिटीज है। अब यहाँ पर देखिए ये जो राइटर है ये जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस किंग से, इसीलिए वो जो है इसकी इतनी सारी प्रशंसा कर रहा है। द ग्रेट lawgivers of the past, the greatest lawgiver and architect were God himself. He created the world out of the chaos and introduced order and symmetry. अब यहाँ पर देखिए इसको हम देख सकते हैं, ये फिगर नंबर 7 में हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्लान ऑफ जामी मस्जिद बुलेट बाय शाहजहां। ये जो फिगर 7 हमारे पास दिया हुआ है, ये देखिए इसमें हमारे पास जो है जामा मस्जिद, ये जो है जामा मस्जिद का यहाँ पर हमारे पास एक चित्र दिया हुआ है, जिसको किसने बनाया था, शाहजहां ने बनाया हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं वाई वर टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड, मतलब उस वक्त जो टेम्पल्स थे उनको डिस्ट्रॉय क्यों किया गया। सो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है, बिकॉज किंग बुलेट टेम्पल्स टू डेमोस्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर
एंड वेल्थ। अब यहाँ पर देखिए जो पुराने टाइम के जो मंदिर होते थे, जब किंग जो है एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे, मतलब एक राज्य का किंग जब दूसरे राज्य के किंग के ऊपर अटैक करता था तो वो क्या करते थे, जो उस टाइम के जो टेम्पल होते थे उनको गिरा देते थे, मतलब उनको नष्ट कर देते थे, उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इसका क्या रीज़न था उसको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज किंग बिड, अब यहाँ पर देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो किंग होते थे वो टेम्पल क्यों बनाते थे। सबसे पहला तो वो लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते थे, वो लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे। दूसरा, वो दूसरे राजाओं को ये बताने की कोशिश करते थे कि उनके पास कितनी वेल्थ है, उनके पास कितनी प्रॉस्पेरिटी है, उसको शो करने के लिए वो टेम्पल्स को बनाते थे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम्स दे ऑफन टारगेटेड दीज बिल्डिंग्स। अब जब भी वो एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे तो वो हमेशा जो है इस तरह की बिल्डिंग के ऊपर अटैक करते थे, मतलब मंदिरों पर अटैक करते थे। इन द अर्ली 9th सेंचुरी व्हेन द पांड्या किंग श्रीमरा श्रीवल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द। अब यहाँ पर देखिए एक किंग ने जो है एक ये जो है श्रीमारा श्रीवल्लभा, जब ये श्रीवल्लभा है, ठीक है, एक पांड्यन किंग है, सदर्न इंडिया का पांड्यन किंग है जिसका नाम क्या है, श्रीवल्लभा। इसने एक बार जो है श्रीलंका के ऊपर अटैक कर दिया और श्रीलंका को क्या कर दिया, वहाँ पर डिफीट कर दिया वहाँ के राजा को, ठीक है, जिसका नाम क्या था, सेन वन। उसका नाम क्या था, जिसको डिफीट किया श्रीलंका के राजा को, उसका नाम था सेन वन, ठीक है। द बुद्धिस्ट मॉन्क, वो वहाँ पर वो क्या था, द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल धमकिती noted he removed all the valuables. The statue of Buddha made entirely of gold in the jewel palace। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, जो ये पांड्यन किंग था उसने जो है सबसे पहले जो है श्रीलंका के ऊपर अटैक किया, वहाँ के राजा सेन वन को इसने हरा दिया और वहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स थे, जितने भी वहाँ पर रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स थे उनको उसने गिरा दिया, ठीक है। और वहाँ से उसने क्या किया, द स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, वहाँ से एक बुद्धा की, मतलब महात्मा बुद्ध की एक, उसको वहाँ पर एक मूर्ति मिली, उसको भी उसने वहाँ से उठा लिया, ठीक है, मतलब जब्त कर लिया। एंड एंटायरली, और जितनी भी वहाँ पर प्रीशियस जितनी भी चीज़ें थी, मूर्तियाँ थी, वो कोई भी चीज़ें थी, वो सारा का सारा अपने साथ वो ले गया, ठीक है। एंड द गोल्डन इमेजेस इन ऑल द वेरियस मोनेस्ट्रीज ऑल दीज बी सीज्ड, मतलब जितनी भी यहाँ से चीज़ें थी, मतलब यहाँ पर जो है उस टाइम बुद्ध धर्म जो है प्रचलित था, तो उससे रिलेटेड जितने भी वहाँ पर मॉन्यूमेंट्स थे, जितनी भी वहाँ पर मूर्तियाँ थी, जितनी भी वहाँ पर रिलीजियस कोई भी चीज़ थी, उसको जो है उसने जो है जब्त कर लिया। द ब्लो टू प्राइड ऑफ द Sinhalese rulers had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sen II, orders his general to invade Madurai। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, पहले तो उस पांड्यन किंग ने क्या किया, पहले उसने श्रीलंका पर अटैक किया, वहाँ के राजा को हराया उसने, और वहाँ पर जितनी भी रिलीजियस जितनी भी चीज़ें थी वो अपने साथ लेके फिर से जो है आ गया अपने किंगडम में। लेकिन उसका जो बेटा था सेन वन, जो कि हार गया था पांड्यन किंग से, ठीक है, उसका जो बेटा था सेन टू, उसने जो है बदला लेने के लिए फिर से क्या कर दिया, श्रीलंका से वो चला गया और कहाँ अटैक किया उसने, मदुरई के ऊपर उसने अटैक कर दिया, मदुरई के ऊपर उसने अटैक कर दिया। और अब उसने उसका उल्टा किया, पहले पांड्यन किंग श्रीलंका गया और वहाँ पर उसने तबाही मचाई और वहाँ से रिलीजियस जितनी भी चीज़ें थी वो अपने साथ ले गया, और उसके बाद सेन टू फिर बदला लेने के लिए मदुरई आता है और उसने फिर उसका उल्टा किया, मतलब वहाँ के जितने भी मंदिर थे, मंदिरों को उसने काफ़ी हार्म पहुँचाया, ठीक है, और मतलब बदला लेने की उसने पूरी कोशिश वहाँ पर की। और जो पुरानी मूर्ति थी जिसको कि लेके भाग गए थे वो पांड्यन किंग, उसको भी उन्होंने जो है कैप्चर कर लिया, छुड़ा लिया था। सिमिलरली इन द early 11th century when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with। अब यहाँ पर देखिए एक राजा था, आपने सुना होगा राजेंद्र वन, ठीक है, जो राजेंद्र वन था इसने क्या कर दिया था, इसके जितने भी टेंपल होते थे उसके अंदर जो है इन टेंपल, जैसे कोई टेंपल बना दिया इसने, ठीक है, इस राजा ने मान लीजिए कोई टेंपल बना दिया, तो इस टेंपल के अंदर जो है बहुत सारी मूर्तियाँ जो है रखी गई। मतलब ये राजा जब भी किसी के ऊपर अटैक करता था वहाँ से जो है मंदिरों को जो है हार्म पहुँचा के वहाँ की मूर्तियों को ये जब्त कर लेते थे और उन मूर्तियों को, सारी की सारी मूर्तियों को अपने मंदिर के अंदर डाल देते थे। मतलब एक ही मंदिर के अंदर हज़ारों मूर्तियाँ हो गई थी, मतलब कई मंदिर जो भी इनके मंदिर थे उनके अंदर जो ये मूर्तियों को स्थापित करते थे। दूसरे किंगडम के ऊपर अटैक करेंगे और वहाँ के मंदिरों से मूर्तियाँ लाएंगे और अपने मंदिरों के अंदर उनको जो है इस तरह से सजा के रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब पहला तो हमने क्या देखा, पहला तो हमने ये देखा कि बदला लेने के लिए जो है मंदिरों को जो है तोड़ा जाता था। और दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं जो मुस्लिम रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स ने भी जो है टेम्पल्स को काफ़ी हार्म पहुँचाया है। जैसे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर से जो रूलर आए थे उन्होंने जो है इंडिया के अंदर जो है काफ़ी हार्म पहुँचाया है मंदिरों को। वो क्या करते थे, बाहर से आते थे और हमारे जो टेम्पल थे वो पहले से ही काफ़ी वेल्थी थे, क्योंकि लोगों का विश्वास भगवान में पहले से ही था। बहुत सारे लोग जो है पुराने समय से जो है दान दक्षिणा में काफ़ी
जो है विश्वास रखते थे, भगवान पर चढ़ावा करते थे, ठीक है। तो इससे जो है हमारे जो टेम्पल थे वो काफ़ी वेल्थी थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेल्थ होती थी, काफ़ी ज़्यादा धन होता था मंदिर में, काफ़ी ज़्यादा सोना होता था। तो इसके लालच में ही जो है बहुत सारे जो मुस्लिम इन्वेडर्स है वो भी उन्होंने भी इंडिया के ऊपर इन्वेड किया, इंडिया के ऊपर उन्होंने आक्रमण किए और बहुत सारे टेम्पल्स को उन्होंने लूटा है। जैसे सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया है। जैसे महमूद महमूद पहले एक सिंपल एक छोटा सा एक राजा था महमूद, उसके पास जो है बहुत कम सेना थी, काफ़ी कमज़ोर राजा था। लेकिन धीरे धीरे जब इसने इंडिया के ऊपर अटैक किया और इंडिया के टेम्पल्स को लूटा तो इसके बाद जो है इसकी जो शक्ति थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सो हम इस तरह से देखते हैं कि मुस्लिम रूलर्स ने भी, और दूसरा एक रिलीजियस फैक्टर भी होता था। जैसे कुछ उस वक्त के जो रूलर थे वो इस्लाम को फैलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है टेम्पल्स को गिराना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से जो है उस टाइम के जो रूलर्स थे उन्होंने जो है टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचाया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं गार्डन, टॉम्ब्स एंड फोर्ट। जो गार्डन होते थे, टॉम्ब होते थे और जो फोर्ट होते थे वो किस किस तरह से है ये उसको हम देखते हैं। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वर पर्सनली इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब अगर हम देखें तो जो ये मुगल हम देखते हैं, मुगल जितने भी हमने सुल्तान देखे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा है, तो ये सारे के सारे मुगल जितने भी रूलर आए वो आर्किटेक्चर के काफ़ी ज़्यादा प्रेमी थे, कला के काफ़ी ज़्यादा प्रेमी थे, लिटरेचर से उन्हें काफ़ी प्रेम था, उन्होंने उनको काफ़ी संरक्षण भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने जो है कई तरीके से जो है इसको बढ़ावा देने की जो है कोशिश की है। तो यहाँ पर देखिए बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स। अब जो बाबर था, बाबर मतलब जिसने जो है, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बाबर ने जो है मुगल डायनेस्टी की नींव रखी थी, मतलब मुगल डायनेस्टी को उसने उसकी स्थापना की थी। बाबर डिस्क्राइब्ड हिज, बाबर का इंटरेस्ट था किसमें था, प्लानिंग में, किसकी प्लानिंग में, गार्डन्स को बनाने की जो प्लानिंग होती है। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वर्ड एनक्लोज एंड डिवाइडेड इन 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल। मतलब इस तरह से इसके जो गार्डन होते थे उनकी एक खासियत ऐसी होती थी, मतलब ये मान लीजिए एक गार्डन है, एक गार्डन है, इसको जो है इस तरह से रखेंगे कि एक नहर इस तरह से रखेंगे, मतलब पानी की एक छोटी सी धारा इस तरह से रखेंगे, पानी की एक छोटी सी नहर यहाँ से रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक प्लस का साइन हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का आर्किटेक्चर उन्होंने इजाद किया था, मतलब ये दोनों तरफ से जो है इस तरह से पानी की नहरें जा रही है और इस तरह से ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता था ये पूरा का पूरा गार्डन। तो इस तरह से था। नेक्स्ट हम देखते हैं दीज गार्डन वर ऑल्सो कॉल्ड चारबाग। इसको देखिए क्या कहते थे, इन गार्डन को क्या कहते थे, ऐसे गार्डन को इनको चारबाग कहते थे। चारबाग क्यों कहते थे, जैसा कि हमने देखा यहाँ पर भी देखिए एक चारबाग है, यहाँ से एक पानी की नहर है, यहाँ से एक पानी की नहर है और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, इसलिए इसको क्या कहते थे, इसलिए इसको चारबाग कहते हैं, ठीक है। बिगिनिंग विद अकबर सम ऑफ द, हालांकि जो अकबर से पहले वाले जो रूलर्स थे उन्होंने बस इसको प्लान किया था कि ऐसे ऐसे बनाना है हमने, लेकिन इस तरह के जो गार्डन हम देखते हैं वो एक्चुअल में अकबर के टाइम में आते हैं। अकबर जब राजा बना, जो मुगल सम्राट अकबर था वो जब राजा बनता है तो उसके बाद जो है उसने सबसे पहले इस तरह के गार्डन को बनाना स्टार्ट किया। हालांकि प्लानिंग ये बहुत पहले ही हो चुकी थी इस तरह के गार्डन बनाने की, लेकिन एक्चुअल में जो है ये अकबर के टाइम में बनने स्टार्ट होते हैं और उसके बाद बहुत सारे मुगल रूलर्स ने आगे भी इस तरह के गार्डन्स को बनाना जो है जारी रखा। दीज वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशन ड्यूरिंग अकबर रिजीम। ये जो है अकबर के टाइम के जो है काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जो है आर्किटेक्चरल इनोवेशंस थी। फॉर इंस्क्रिप्शन अकबर्स आर्किटेक्ट्स टर्न टू टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन ancestor Temur, the central towering dome and the tall gateway became important aspects of Mughal आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब। अब यहाँ पर देखिए, अब अकबर के काल में जो है हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमने देखा कि अकबर के काल में ही जो ये चार बाग थे वो बनने स्टार्ट हो गए, एक्चुअल में अकबर के टाइम में बनने स्टार्ट हो गए थे। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आप हुमायूं का मकबरा, ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा अकबर ने जो है जो बाहर के जो किंगडम्स थे वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा अकबर ने। वहाँ पर उसने देखा कि किस तरह का आर्किटेक्चर वहाँ पर था, किस तरह के आर्किटेक्चर स्टाइल वहाँ पर था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस तरह से गोल वाला जो आर्किटेक्चर होता है, इस तरह से जो गुंबद बना हुआ था, इस तरह का जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है ये सबसे पहले जो है अकबर ने इंडिया के अंदर स्टार्ट किया। इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले जो है हुमायूं का जो टॉम्ब था, हुमायूं का जो टॉम्ब था, टॉम्ब मतलब यहाँ पर किसी हुमायूं को यहाँ पर दफनाया गया था, उसके ऊपर इसको बनाया हुआ है, तो उसको हम टॉम्ब कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के गुंबद का जो है ये यूज़ भी जो है अकबर ने ही सबसे पहले यहाँ पर किया। तो इसको भी आप देख सकते हो, ये आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर यही कहा गया है।
नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ये हो गया था यहाँ पर। It was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in the grand harmonious synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. The ceremonial halls of public and private audience were carefully planned, placed within a large courtyard. These courts were also described as Chihil Sultan or 40-pillared hall. अब यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे ये मुग़ल सुल्तान आगे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो आर्किटेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था मुग़ल टाइम में। तो अकबर के बाद जितने भी यहाँ पर सुल्तान आते हैं हमारे पास, उनमें जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है आर्किटेक्चर को जो है और ज़्यादा एडवांस लेवल तक उसको ले जाने में। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो शाहजहाँ था उसने भी बहुत सारे यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर जैसे कि आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, ताजमहल भी किसने बनाया है? वो भी जो है शाहजहाँ ने ही बनाया है। एक और बात यहाँ पर ये है कि अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी, कल्चर, अलग अलग टाइप के हमें लोग देखने को मिलते हैं। अलग अलग यहाँ पर आर्किटेक्चरल फॉर्म भी था। तो यहाँ पर जो मुगल्स थे उनकी एक खास बात ये थी कि उन्होंने जो बाहर के लोग होते थे, अपना आर्किटेक्चर तो उनका अलग था, लेकिन जो आस पड़ोस के जो दूसरे कल्चर के लोग थे, जो जिनका दूसरा आर्किटेक्चर का स्टाइल था, उन्होंने उस एलिमेंट को भी जो है अपनाने की कोशिश की। इसलिए जब हम देखते हैं कि जो मुगल आर्किटेक्चर था उसमें जो है हमें बहुत सारा मिक्सचर देखने को मिल जाता है। बहुत सारे दूसरे ऐसे छोटे छोटे ओरिजिनल आर्किटेक्चर के स्टाइल थे जो उन्होंने जो है फॉलो किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, शाहजहां's ऑडियंस हॉल वर स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslim at prayer. Since everybody faced that direction when court was in session, the idea of the king as a representative of God on earth was suggested by these architectural features. अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया। तो जो ये शाहजहाँ ने जो ये अपना ऑडियंस हॉल बनाया हुआ था, ऑडियंस हॉल मतलब जहाँ पर लोग आ सकते थे, ठीक है, जहाँ पर लोग जो है गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे। शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था वो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू रिजेंबल अ मॉस्क। उसने उसको जो है एक मॉस्क की तरह ट्रीट करने के लिए बनाया हुआ था ताकि लोगों को लगे कि वो एक भगवान है। द पेडिस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द क्विबला। उसका जो थ्रोन था जहाँ पर वो बैठता था उसको क्या कहते थे? क्विबला कहते थे। द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम्स एट प्रेयर, मतलब उसका जो थ्रोन था वो जो है उस डायरेक्शन की तरफ था जिस डायरेक्शन की तरफ होकर मुस्लिम जो है प्रेयर करते हैं। मतलब नमाज जिस डायरेक्शन में पढ़ते हैं मुस्लिम, उस तरफ को उसने अपना थ्रोन लगाया हुआ था। मतलब वो जो है अपने आप को राजा के रूप में जो है अपने आप को अल्लाह के रूप में जो है चित्रित करना चाहता था। सिंस एवरीबडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन सेशन, अब सारे के सारे लोग जो है उसी डायरेक्शन में फेस करते थे जब वहाँ पर लोग जो है गैदरिंग हो रही होती थी वहाँ पर। द आइडिया ऑफ द किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दीज आर्किटेक्चरल फीचर। अब यहाँ पर देखिए उसको जो है किंग को जो है एक गॉड की तरह ट्रीट किया जाता था। ये इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। तो गॉड ने किस जो राजा था उसने कितने यहाँ पर पापड़ बेले हुए हैं अपने आप को गॉड की तरह रिजेंबल करने के लिए। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द imperial court was emphasized by Shah Jahan in his newly constructed court in the Red Fort at Delhi. ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया है? द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फेसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन रेड फोर्ट। अब यहाँ पर जो रॉयल जस्टिस होता था, मतलब जो राज घराना जो जस्टिस करता था, न्याय देता था, और जो इंपीरियल कोर्ट होते थे, मतलब जो कोर्ट बनाए हुए होते थे इन्होंने अपने दरबार के अपने राज्य के अंदर, was emphasized by शाहजहां in his newly constructed court in Red Fort in the Delhi. उनको जो है इसने जो है रेड फोर्ट के इर्द गिर्द ही उसको एम्फेसाइज करके रखा हुआ था। मतलब सारा का सारा जो है उसका सारा का सारा डोमिनेंस उसने जो है रेड फोर्ट वाले इलाके में ही उसने बना के रखा था। यहाँ पर देखिए न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो ज़्यादातर जो है एम्फेसाइज जो है दिल्ली वाले फोर्ट को दिया गया है। बिहाइंड द एम्परर्स थ्रोन there were a series of Pitra Durga inlays that depicted the legendary Greek old Orpheus playing the lute. He was believed that Orpheus' music could calm ferocious wish until they coexisted together peacefully. The construction of Shah Jahan audience hall aimed to communicate that the king justice would treat the high and the low as equal, creating a world where all could live together in harmony. अब यहाँ पर देखिए जो थ्रोन होता था इनका,
ये थ्रोन है, मान लीजिए मुगल एम्परर का जो थ्रोन है, तो जो थ्रोन होता था इसके पीछे जो है पित्रा दुर्गा होता था। पित्रा दुर्गा क्या होता था, ये एक इंस्क्रिप्शन ही होती थी, मतलब यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होता था इस तरह से, ठीक है, लिखा हुआ होता था। तो इसमें क्या है देखिए, और क्या होता था यहाँ पर जो है ऑर्फियस के यहाँ पर जो है चित्रित किया गया है। ऑर्फियस, ऑर्फियस एक जो है यूनानी है, ठीक है, एक यूनानी जो है एक इमेजिनरी एक कैरेक्टर है, ठीक है। ये माना जाता है कि जब ऑर्फियस जो है बांसुरी बजाता है, मतलब बीन बजाता है, तो वो जो है बड़े से बड़े, मान लीजिए कहीं पर कोई त्रासदी चल रही है तो वो जो है ख़त्म हो जाती है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी मुगल ने यहाँ पर जो है, मुगल शासकों ने यहाँ पर उसको जो है यहाँ पर चित्रित किया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन शाहजहां कैपिटल वॉज एट आगरा। मतलब जब शाहजहां जब नया नया जो है सुल्तान बना था, तो उसकी कैपिटल पहले कहाँ थी, आगरा थी, ठीक है। अ सिटी वेयर द नोबेलिटी हैज़ कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना। एक ऐसी सिटी जहाँ पर क्या करते थे, जहाँ पर जो नोबल लोग होते थे, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो अपना घर कंस्ट्रक्ट करते थे कहाँ पर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, मतलब यमुना नदी के किनारे अपने घरों को वो बनाते थे। दीज वर सेट इन द मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन द चारबाग फॉर्मेट। यहाँ पर भी जो है चारबाग फॉर्मेट की तरह ही जो है पद्धति को अपनाया गया था। यहाँ पर भी जो जितने भी यहाँ पर गार्डन थे, वहाँ पर जो है इस पद्धति का प्रयोग किया गया था। द चाहरबाग गार्डन also had a variation that historians describe as the river front garden. In this, the dwelling was not located in the middle of the charbagh, but at its edge, choose to the bank of the river. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन द अर्ली ईयर ऑफ हिज रेन, मतलब जब शाहजहाँ नया नया जो सम्राट बना था, तो उसने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी कैपिटल को जो है वो आगरा, सबसे पहले उसकी कैपिटल कहाँ थी, आगरा थी, ठीक है। अ सिटी वेयर द नोबिलिटी हैज़ कंस्ट्रक्टेड देयर होम्स, जहाँ पर जो है बहुत जो अमीर घराने के जो लोग थे, वो जो है रिवर बैंक, जो यमुना थी, यमुना नदी के किनारे जो है अपने घरों को बनाया करते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर ये कहा गया है कि पहले हम देखते हैं कि चार बाग यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गए थे, चार बाग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो चार बाग सिस्टम है, अब इस चार बाग सिस्टम में भी कई तरह की वेरिएशन थी, ये भी जो है कई तरह के जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब शाहजहाँ ने एक नया तरीका डेवलप किया, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर देखिए, रिवर गार्डन, रिवर फ्रंट गार्डन। रिवर फ्रंट गार्डन, ये गार्डन किस तरह से होते थे, इसमें होता तो चार बाग ही था। जैसे मान लीजिए ये चार बाग है, तो चार बाग में इसको एक रिवर के साथ जो है बना दिया जाता था। मान लीजिए यहाँ से एक रिवर जा रही है, तो इसको जो है इस तरह से रिवर के साथ में बनाया जाता था, इस चार बाग को। और इस रिवर के इधर गिर्द गिर्द जो है, यहाँ पर जो लोग रहेंगे, यहाँ पर जो है नोबल लोग ही रह सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो अमीर लोग हैं वही जो है इस नदी के किनारे किनारे रहेंगे, बाकी लोगों को इससे दूर यहाँ से रहना पड़ेगा। तो ये एक नया स्टाइल यहाँ पर आ जाता है, इसको कहते हैं रिवर फ्रंट गार्डन। मतलब इस तरह से एक चार बाग गार्डन होगा, उसके जो है एक फ्रंट से जो है इस तरह से नदी जाएगी, और इस नदी के इर्द गिर्द जो है नोबल लोग ही रह सकते हैं, मतलब जिनके पास ठीक ठाक वेल्थ है वही लोग जो है यहाँ पर रह सकते थे। शाहजहाँ ने जो है इस तरीके को जो है डेवलप किया था। यहाँ पर देखिए, शाहजहाँ एडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन। अब सबसे पहले किसने इसको अपनाया, शाहजहाँ ने इस तरीके को अपनाया। ताजमहल को भी जो है थोड़ा थोड़ा इसी डिज़ाइन से बना हुआ है। द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चरल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ दिस रेन, हियर द वाइट मार्बल। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जो ताजमहल था वहाँ पर आप देखते हैं कि ताजमहल जो है वाइट संगमरमर का बना हुआ है, ठीक है। तो ये भी बताता है कि ये भी मुगल जो सम्राट थी उनकी, यहाँ पर उनके वेल्थ को दर्शाता है कि उनके पास कितना पैसा था, उनकी शोहरत को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा गया है, यहाँ पर देखिए, हियर द वाइट मार्बल mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south। अब जो ये आप देखते हो जो ताजमहल, तो ये भी जो है, जो मैंने आपको पहले कहा रिवर गार्डन सिस्टम, जो मैंने आपको पहले कहा, तो उसी रिवर फ्रंट गार्डन, तो इसी को फॉलो करते हुए इसका भी बनाया गया है। इसके साउथ में अगर आप देखोगे तो यमुना नदी है। शाहजहाँ डेवलप्स दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म, यहाँ पर इसी के बारे में कहा गया है कि किस किस तरह से उसने ये डेवलप किया। तो शाहजहाँ के लिए एक ये विशेष जो है एक नई जो है खोज यहाँ पर शाहजहाँ ने जो है इंट्रोड्यूस की। जैसे इस तरह से एक चार बाग होगा, तो इसके किनारे से एक नदी जाएगी और यहाँ इसके इर्द गिर्द नोबल लोग यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया है रीजन एंड एम्पायर। As construction activity increased between the 18th and 18th century, there has also a considerable sharing of ideas across regions। अब जैसे जैसे जो है इस तरह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती है 8th और 18th सेंचुरीज़ के बीच में, देयर वाज आल्सो अ कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। तो वैसे वैसे जो है आइडियाज़ के जो आइडियाज़ भी जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है शेयर होने लगे। द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर एडोप्टेड बाय अनदर, मतलब एक जगह की जो ट्रेडिशन थे
दूसरी जगह के लोग भी उसको अपनाने लगे। इन विजयनगरा, फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वर strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining सल्तनत्स ऑफ बीजापुर एल गोलकोंडा। मतलब वो वाली जो डायनेस्टी थी उनके ऊपर भी जो है काफ़ी इम्पैक्ट था इसका। In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in the architectural style that were very similar to that of Mughal places in the Fatehpur Sikri। अब जो हम हिंदू टेम्पल्स देखते हैं तो हिंदू टेम्पल्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा मुस्लिम जो आर्किटेक्चर था उसका। तो जितने भी हम टेम्पल्स देखते हैं उस टाइम के, तो उसमें के अंदर भी जो है कुछ कुछ मुगल एलिमेंट आने लगे। आर्किटेक्चरल फॉर्म के जो मुगल एलिमेंट थे वो भी इसके अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्राउट डिफरेंट रीजन्स अंडर द रूलर हेल्प्ड इन द, जैसे मान लीजिए एक कोई राजा है, यहाँ पर एक राजा है, एक किंगडम ये वाला है, एक किंगडम मान लीजिए ये वाला है, एक किंगडम ये वाला है। तो यहाँ ये मान लीजिए इनका आर्किटेक्चर स्टाइल कुछ अलग है, इनका आर्किटेक्चर स्टाइल कुछ अलग है, और ये बड़ा किंगडम है। जब ये बड़ा किंगडम इनको जीत लेगा तो यहाँ पर देखिए इनका आर्किटेक्चर स्टाइल कुछ अलग होगा, इनका आर्किटेक्चर स्टाइल कुछ अलग होगा, और ये वाला एक किंग है, ये वाला जो किंगडम था इसका आर्किटेक्चर स्टाइल कुछ अलग होगा। लेकिन जब ये बड़े राजा जो है छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर समा लेते थे, मतलब उनके राज्यों को अपने राज्य के अंदर मिला लेते थे, तो यहाँ से भी जो है कई तरह के एलिमेंट जो है उभर कर आते थे। इनका जो देसी जो मेथड होते थे, जो देसी जो यहाँ पर हमारे पास आर्किटेक्चर के स्टाइल होते थे, वो भी कई बार जो है इन बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ के आर्किटेक्चर स्टाइल को इन्फ्लुएंस करते थे और उनमें जो है अपनी छाप को छोड़ते थे। तो यहीं पर ये कहा गया है। तो यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, बंगाल के भी कई आर्किटेक्चरल फॉर्म को जो है मुगलों ने अपनाया था, इसको आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक यहीं पर आ जाता है, चर्चिज दैट टचेज द स्काइज। यहाँ पर चर्चिज के बारे में कहा गया है फ्रॉम द 12th सेंचुरी, मतलब 12वीं शताब्दी से ऑनवर्ड, मतलब 12वीं शताब्दी के बाद अगर हम देखें तो फ्रांस के अंदर जो है इस तरह के चर्चेज बनाने स्टार्ट हो गए थे, जिसको कि हम कौन सा स्टार्ट कहते हैं, गॉथिक स्टाइल इसको कहते हैं। गॉथिक स्टाइल में क्या होता है, इस तरह से हम गगनचुंबी इस तरह से मेहराब को देखते हैं, इस तरह से बहुत लंबी लंबी यहाँ पर इस तरह से मेहराब बनाई जाती थी। इसको आप पढ़ सकते हो। सो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 5। सो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।